नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे टेट, सुपर टेट और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हमने लिए हैं इस क्लास के माध्यम से। तो आइए देखते हैं, हिंदी विषय से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहले क्वेश्चन की बात करें, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी हा, ऑप्शन नंबर डी सा। तो बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, घोष मानी होती है झंकार, झंकार या नाद। आ मानी नहीं। ऐसे वर्ण जिनमें झंकार उत्पन्न ना हो उन्हें कहते हैं हम अघोष। उन्हें क्या कहते हैं हम? अघोष। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आ। ऑप्शन नंबर आ क्या है? अघोष वर्ण है। आ अघोष वर्ण है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? तो सकर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी वक्रोक्ति अलंकार, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। तो हम बात करें कि यदि योजक चिन्ह है, यदि योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का फॉर्मूला है कि भाई योजक चिन्ह है। तो देखो कौन सा में क्या लग रहा है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया कौन सा शब्द में? तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो क्या कहलाती हैं? तो अभी हमने बताया था कि स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए घोष ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर बी अघोष ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर सी महाप्राण ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर डी अल्पप्राण ध्वनियाँ। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये क्या जाएगा? कंपन ना हो। अभी हमने बताया था झंकार ननाद, तो कंपन ना हो। तो जब कंपन ना हो तो भैया अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है अघोष ध्वनियाँ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की हम बात करें, जिस रचना में मात्रा एवं वर्गों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कौन सी रचना है जिसमें मात्रा और वर्ग पर विशेष ध्यान देना पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए अलंकार, ऑप्शन नंबर बी रस, ऑप्शन नंबर सी छंद, ऑप्शन नंबर डी गुण। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि मात्रा और वर्ग, तो मात्रा और वर्ग, मात्रा वर्ग यति गति विराम, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। तो वो किसके अंदर रखा जाता है? ना तो अलंकार के अंदर और ना ही रस के अंदर और ना ही गुण के अंदर। जो रखा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, छंद के अंदर। यति गति मात्रा और वर्ग और विराम का ध्यान रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी छंद इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? इनमें से ये 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी बड़ा, ऑप्शन नंबर सी ऐसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो इनमें से कोई नहीं, इसको तो करें बाहर। अब ऐसा शब्द, तो ऐसा कैसा जैसा ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करें जैसे ये कह रहा है इनमें से कौन सा पुल्लिंग, पहले पुल्लिंग बनाए तो हम काला को लें तो ये क्या हो जाएगा? काला। तो काला क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब इसी से बनाएंगे क्या स्त्रीलिंग?
तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, काली, क्या बन जाएगा, काली, काली। तो काला का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, काली। अब ये बड़ा है तो बड़ा तो पहले से पुल्लिंग है, तो इसका क्या बनेगा, बड़ी। ये पूछ रहा है स्त्रीलिंग, तो बड़ा भी नहीं होगा। ऐसी, तो ऐसी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, काली। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। वर्णमाला को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है, वहाँ पर हमारे वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद आपका उच्चारण स्थान से जिंदगी में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं दंत। तो दंत की हम बात करें, हमने बताया था कि तावर्ग, तावर्ग और कौन सा, ल और सा, ला और सा, ये किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। कंठ से कावर्ग, कावर्ग और कौन सी, आ और बड़ा आ और हा और विसर्ग, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से। अब मूर्धा की बात करें तो टा, टावर्ग और टावर के साथ साथ कौन, रिस और षटकोण वाला सा और रा, ये किससे बोले जाते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। अब पावर्ग वाले, पावर्ग वाले और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये किससे बोले जाते हैं, ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ, पावर्ग वालों का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ओष्ठ। तो पावर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, छऊ। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो छऊ जो लोक नृत्य है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, झारखंड का लोक नृत्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, माहवार किसका पर्यायवाची है। तो माहवार किसका पर्यायवाची है, यानी कि महीने बार, महीने बार। तो महीने बार बार तो का ऑप्शन नंबर ए महावर, ऑप्शन नंबर बी मंगलवार, ऑप्शन नंबर सी प्रतिमाह, ऑप्शन नंबर डी महावत। ये करिए माहवार यानी कि महीना, माह, माह किसका होता है, महीना, महीना, महीना और बार प्रति, बार बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी प्रति माह, प्रति माह को कहते हैं माहवार, माहवार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए छ, ऑप्शन नंबर बी ग्या, ऑप्शन नंबर सी त्रा, ऑप्शन नंबर डी का। तो किसके बाद आता है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें छा की, तो छा बराबर छा कैसे बनता है, तो का और प्लस षटकोण वाला सा, का प्लस षटकोण वाला सा, इससे मिलकर क्या बनता है, छा मिलकर बनता है। तो कौन आया इसमें, तो जब का आया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यानी कि किस वर्ग से पहले आता है, तो का वर्ण के बाद आता है छा का क्रम। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, छंद का अर्थ होता है, छंद का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी आछंद, ऑप्शन नंबर बी नापना, ऑप्शन नंबर सी काटना, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो छंद का जो अर्थ होता है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आछंद, आछंदन, आछंदन छंद का वास्तविक अर्थ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की हम बात करें, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। चौपाई चरण के प्रत्येक चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 16। तो देखो ये है चौपाई, तो चौपाई, अब चार पाई, तो चार, चार तो हमने ये लिखा, अब चार पाई में कितने पाए होते हैं, तो होते हैं उसमें भैया चार, और चार इंटू चार कितने हो गए 16। इसका मतलब चौपाई की प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो संज्ञा है और वो संज्ञा से बना हुआ है। आइए चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जापान,
ऑप्शन नंबर बी गुणी, ऑप्शन नंबर सी दान, ऑप्शन नंबर डी जाति। अगर हम कह देते जापानी तो बन जाता विशेषण कि जापानी, तो ये तो जापाना, तो ये तो ऑप्शन नंबर होगा नहीं। अब हम कह देते कोई दान का दानी, तो ये नहीं होगा। अब जात जाति, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जैसे हम बात करें किसकी, गुण, तो गुण क्या है, संज्ञा है। अब गुण संज्ञा है तो क्या बना इसका संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा, गुणी। गुणी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बेध्वनियाँ, बेध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वह क्या कहलाती हैं। ऐसा कौन सा वर्ण अक्षर है जो स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता। तो क्या ऑप्शन नंबर ए स्वर, तो स्वर तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अक्षर, ऑप्शन नंबर सी शब्द, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन। अब जितने भी व्यंजन हैं, क्या हैं, व्यंजन, व्यंजन हैं, तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इच्छुक, ऑप्शन नंबर बी प्यास, ऑप्शन नंबर सी पशु, ऑप्शन नंबर डी संतोष। अगर हम बात करें संतोष की, तो ऑप्शन नंबर डी संतोष भी नहीं होगा, पशु भी नहीं है, प्यास भी नहीं है। अगर हम बात करें इच्छा की, इच्छा, तो इच्छा, और इच्छा से क्या बना है, इच्छुक, तो इच्छुक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये विशेषण है संज्ञा से निर्मित। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। काली घटा की घमंड घटा में प्रयुक्त अलंकार है। तो काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी उपमा अलंकार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यमक अलंकार, यमक अलंकार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान हैं। अभी हमने बताया था कि ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, पा वर्ग, पा वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी होठ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओष्ठ, क्या, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। साहित्य के प्रथम आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि ने रसों की जो संख्या मानी है, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 11। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या मानी गई है वो 8 मानी गई है। शांत रस को इन्होंने नहीं माना है, शांत रस को नहीं माना है भरत मुनि ने। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 8। आइए चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, दर्शन का तद्भव रूप होगा। तत्सम और तद्भव को हमने बहुत ही ट्रिक के माध्यम से समझाया है। आप हमारी वीडियो चैनल पर जाएं और चैनल पर जाने के बाद हमारी वीडियो देखें तत्सम और तद्भव की। आइए चलते हैं, देखते हैं। तद्भव, तो तद्भव में आता दा, तो इसका मतलब ये हिंदी के शब्द होते हैं। अब क्या कह रहा है ये भाई, इसका दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, तो हिंदी शब्द होना चाहिए, वो हिंदी का शब्द। अब तत्सम कौन सी होती हैं, तत्सम में आता सा, तो ये होते हैं संस्कृत के शब्द। किसको होती हैं, संस्कृत के, सा आता है ना इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए दसरन, ऑप्शन नंबर बी दर्शन, ऑप्शन नंबर सी दर्शन और ऑप्शन नंबर डी दर्श, ऑप्शन नंबर सी दर्श। अब हमने बताया था कि दो काई वाला सा जब आता है तो सपेरा वाला सा बन जाता है, सपेरा वाला सा बन जाता है। तो वो किस में, तो अगर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दर्शन ऐसे लिखा जाएगा, किसमें, तद्भव में, और तत्सम में दर्शन ऐसे लिखा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें, वत्सर्य व्यंजन कौन सा है। तो वत्सर्य व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सा, ऑप्शन नंबर बी हा, ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर डी ता। तो वत्सर्य जो व्यंजन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ना वत्सर्य व्यंजन है।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान है। तो ता, था, दा आदि का उच्चारण स्थान जो क्या है, हमने बताया था अभी कि ऑप्शन नंबर ए मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर बी दंतुष्ट्य, ऑप्शन नंबर सी दंत्य और ऑप्शन नंबर डी तालव्य। तो दंत्य ता वर्ग और ला और सा, इन सब का उच्चारण स्थान होता है भैया दंत। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, दंत इसका उच्चारण स्थान है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 28, ऑप्शन नंबर डी 31। तो हरि गीत का जो छंद होता है उसमें 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा है, किस रस में घृणा की अनुभूति होती है? तो कौन सा रस है जिसमें घृणा की अनुभूति होती है? ऑप्शन नंबर ए अद्भुत, ऑप्शन नंबर बी बीभत्स, ऑप्शन नंबर सी रौद्र, ऑप्शन नंबर डी भयानक। तो अद्भुत की बात करें तो अद्भुत रस में होता है आश्चर्य, विस्मय। बीभत्स को छोड़ें अभी, रौद्र में होता है क्रोध की भावना, और भयानक में होता है डर या भय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बीभत्स रस। बीभत्स रस में घृणा की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हड्डी, पीप, मांस, तो ये किस में आते हैं? बीभत्स रस के अंदर आते हैं। तो घृणा की अनुभूति होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? अब खा के स्थान पर क्या बनता है भैया? छा। तत्सम में क्या बनता है? छा। और साखी, तो साखी का ये खा वाला तो होगा नहीं, अब बना ये शिक्षा, तो ये भी हो सकता है। अब साखी की बात आ रही है तो शिक्षा पर छोटी की मात्रा, इस पर तो इस पर बड़ी की मात्रा, तो क्या बनेगा? ये कोई नहीं तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, साक्षी। साखी और साक्षी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। माया दीपक नर पतंग भ्रमी इमे पड़त में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी रूप यमक, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी श्लेष। बताइए कौन सा अलंकार है? तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने एक आपको फार्मूला बताया था कि कहीं भी क्या आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए। योजक चिन्ह है, जब योजक चिन्ह आता है तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए रवि राय, ऑप्शन नंबर बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी बलिराम भगत, ऑप्शन नंबर डी हुकुम सिंह। तो स्वतंत्र भारत में जो पहला बजट पेश किया था वो किया था जीवी मावलंकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जीवी मावलंकर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? उच्चारण के स्थान पर जीव की स्थिति के, तो जीव की स्थिति के कितने भाग होते हैं? चलते हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर और पश्चस्वर और मध्यस्वर, ये जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद हैं। अब ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो जीव की स्थिति के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो 3 हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 3 है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। तो अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला हमारा जो प्रश्न, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करें। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो उगादि का मतलब होता है फसल आने पर त्यौहार मनाना।
फसल आने पर। तो फसल जब आती है तो कहाँ के लोग त्यौहार मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन अगर हम बात करें तो कहाँ के लोग उगादि का आयोजन करते हैं नववर्ष के अवसर पर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कर्नाटक के लोग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? हमने वर्णमाला को पढ़ाया है, वर्णमाला को। तो वर्णमाला में हमने सभी ध्वनियों को कराया है, संयुक्त ध्वनि भी बताई है हमने, युग्मक ध्वनि को भी बताया है, संपर्क ध्वनि को भी हमने डिटेल से बताया है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। अगर हम बात करें प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, तो प्रसन्नता में वो है युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो सार्थक खंड हो सके, ऑप्शन नंबर ए योगरूढ़, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी यौगिक, ऑप्शन नंबर डी रूढ़। तो पहला बात करते हैं हम रूढ़ की। किसकी? रूढ़ की। तो रूढ़ में क्या होता है? सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो, तो वो तो कहलाती हैं रूढ़ शब्द। जैसे किसी का भी नाम हो जिसका अर्थ ना निकले खंड करने पर। अगर हम मिश्रित को इसमें होता नहीं है। मिश्रित सरल रचना के आधार पर होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये किसके पूछ रहा है? सार्थक खंड के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करें योग ऋण की। योग ऋण में क्या होता है? तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ, तीसरा अर्थ। अब कह रहे हैं सार्थक खंड हो सके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यौगिक। अब यौगिक में क्या होता है? तो यौगिक की हम बात करें, यौगिक में होता है जैसे कोई दो शब्द हों, जैसे कोई दो शब्द हों तो वो क्या होता है? यौगिक होता है, यौगिक शब्द होता है। कैसे? जैसे हम बात करें यौगिक शब्द की, यौगिक शब्द जैसे रसोई घर, रसोई, रसोई और घर, रसोई घर। अब रसोई अलग हो गई, घर अलग हो गया, तो रसोई के लिए घर। दोनों शब्द क्या है? सार्थक खंड करने के बाद इनके सार्थक खंड हो जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। तो मुस्लिम शासन के प्रभाव से कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन नंबर ए रेल, ऑप्शन नंबर बी हवालात, ऑप्शन नंबर सी गिलास, ऑप्शन नंबर बी बाड़ा। तो मुस्लिम शासन के प्रभाव से जो शब्द आया है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हवालात। हवालात शब्द मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? सुर महीसुर हरिजन असगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई में अलंकार है। तो सुर महीसुर हरिजन असगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई में अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए व्यतिरेक, ऑप्शन नंबर बी दीपक, ऑप्शन नंबर सी दृष्टांत, ऑप्शन नंबर डी प्रतीक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दीपक अलंकार है, दीपक अलंकार है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? तो शब्दकोश की बात करें वो सबसे बाद में कौन सा आएगा, तो हम देखें कि कौन सा सबसे बाद में आएगा। पहले कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर बी हार्दिक, ऑप्शन नंबर सी हिरास, और इनमें से कोई नहीं। अब इसको देखें, हा के बाद क्या आया? रा, और रा के बाद क्या आया? दा, और दा के बाद क्या आया? या। इसको देखें, हा और हा के बाद क्या आया है? आ, और इसके बाद क्या आया है? रा, और रा के बाद क्या आया है? दा, और दा के बाद क्या है? छोटी ई, छोटी ई, नहीं छोटी ई यहाँ, और फिर क्या आएगा? का। अब इसमें देखें, हा के बाद क्या है? रा, और रा के बाद क्या है? आ, और आ के बाद क्या है? आ के बाद क्या है? सा। अब हा और रा, हा रा तो संभव हो गई, हा रा तो तीनों में हा और रा है।
उसके बाद क्या है, इसमें दा है, इसमें क्या है, आ है, और इसमें क्या है, आ है। तो दा पहले आता है या आ पहले आता है, आ पहले आता है या दा पहले आता है। तो इस क्वेश्चन में जो सा है, सा है, या के बाद, या के बाद सा आएगा और का के बाद सा आएगा। तो का के बाद भी सा आता है, या के बाद सा आएगा। तो ये पूछ रहा है शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा, तो हिरास शब्द सबसे बाद में आएगा। ये होता है अल्फ़ाबेटिकली क्रम, अल्फ़ाबेटिकली क्रम। इसी के आधार पर जो वोटिंग का जो चुनाव चिन्ह मिलता है प्रधानी का, वो इसी के आधार पर मिलता है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं। तो ओष्ठ की बात आती है, ऑप्शन नंबर बी तालव्य, ऑप्शन नंबर बी कंठ है, ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ व्यंजन। तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, जब ओष्ठ की बात आती है तो कौन से होंगे, ओष्ठी होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अगले प्रश्न पर चलें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है, अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी कास्ट। तो अर्धचालक की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाघ के नाम से उत्पन्न भय किस रस के अंतर्गत आएगा। तो बाघ का नाम लेते ही जब डर की भावना उत्पन्न हो जाए, ऑप्शन नंबर ए भयानक, ऑप्शन नंबर बी बीभत्स, ऑप्शन नंबर सी करुण, ऑप्शन नंबर डी भक्ति। भक्ति की, तो भक्ति विषयक, भक्ति विषयक, करुण शोक, शोक, बीभत्स घृणा, ये इसके स्थायी भाव हैं। भयानक डर, डर बोले तो भय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भयानक रस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो जो सर्वनाम से बना है और वो विशेषण हो, विशेषण हो। ऑप्शन नंबर ए मैं, ऑप्शन नंबर बी वह, ऑप्शन नंबर सी कोई, ऑप्शन नंबर डी तेरा। अब सर्वनाम शब्द है वो, क्या सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जैसे बात करें मैं सर्वनाम शब्द है, वह भी सर्वनाम शब्द है। अब हम बात करें कोई, ये भी सर्वनाम शब्द है। लेकिन जो तेरा शब्द है, ऑप्शन नंबर डी में तेरा शब्द, इसका जो सर्वनाम शब्द होगा वो होगा तू, तू या आप, तू या आप, या तुम, या तुम, ये हो गए सर्वनाम शब्द। ये क्या ना विशेषण बना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यही तेरा शब्द क्या है, विशेषण है, सर्वनाम से बना हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा भाव सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहता है। तो सुषुप्तावस्था में कौन सा भाव है जो विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर ए संचारी भाव, ऑप्शन नंबर बी स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर सी विभाव, ऑप्शन नंबर डी अनुभाव। तो कौन सा होगा, तो अनुभाव भी ना होगा, विभाव भी ना होगा, ना ही संचारी भाव होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्थायी भाव। स्थायी भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण है, विधेय की बात करें, एक होता है प्रीडिकेट, एक होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्रीडिकेट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा लड़का आलसी है, ऑप्शन नंबर बी सतीश सुंदर लड़का है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो सतीश सुंदर लड़का है, ये तो विशेषण है, क्या है, विशेषण है। और करें विधेय विशेषण कौन सा है, पूरा जुड़ा हुआ हो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मेरा लड़का, मेरा लड़का और आलसी है। तो ये क्या है, विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मात्राओं की बात करें, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, मात्राएं होती हैं 2 प्रकार की। एक मात्रा तो होती है कौन सी हमारी, लघु मात्रा, क्या होती है, लघु मात्रा। और दूसरी हमारी होती है गुरु मात्रा, गुरु मात्रा।
लघु मात्रा का जो चिन्ह होता है वो ऐसा, और गुरु मात्रा का जो चिन्ह होता है इस टाइप का। तो छंद में ये मात्रा लगाई जाती हैं। छोटे अक्षर के लिए लघु, बड़े अक्षर के लिए दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मात्रा होती हैं दो प्रकार की, मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो क्वेश्चन लिए थे हमने आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।